NCRB यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट को हम देखें दोस्तों, तो आज इंडिया दुनिया की टॉप कंट्रीज में शामिल है वुमेन्स के अगेंस्ट क्राइम में, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस हो, सेक्सुअली हैरेसमेंट हो या रेप हो। पर क्या आपने कभी सोचा है कि इंडिया जैसी कंट्री जिसके कल्चर में ही ये फिलोसॉफी है कि गर्ल्स आर द गॉडेज, मतलब लड़कियां देवी का रूप है, जहाँ की माइथोलॉजी में रामायण और महाभारत जैसे कॉन्सेप्ट है, जिनमें कहा गया है कि एक लड़की के एक स्त्री के अपमान के प्रयास मात्र से ही इतनी बड़ी पनिशमेंट मिल सकती है। उसी देश में, उसी कल्चर के देश में लड़कियों की ऐसी स्थिति, क्या कल्चर या संस्कृति जैसी बातें सिर्फ कहने को या सुनने को या पढ़ने को है? क्या इनका हमारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता? रेप की अगर हम बात करें दोस्तों, तो आज रेप इंडिया में 4th मोस्ट कॉमन क्राइम में आता है। अकॉर्डिंग टू द 2022 एनुअल रिपोर्ट नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, 2022 में 4,45,256 रेप केस रजिस्टर हुए हैं, मतलब 51 FIR एवरी हावर। और NCRB की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 99% रेप केस तो इंडिया में रजिस्टर ही नहीं होते। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडिया में कितने रेप हो रहे हैं। और इतना ही नहीं, NCRB का ही कहना है कि 96% रेपिस्ट विक्टिम के जान पहचान वाले ही होते हैं, और इनमें से भी अधिकतर उसके रिलेटिव्स। मतलब आज लड़कियां अपने घर पर भी सुरक्षित नहीं है। देश का माहौल ही ऐसा बन चुका है कि आज हर पेरेंट्स को डर रहता है कि कहीं उनकी बेटी के साथ ऐसा कुछ गलत ना हो जाए। तो आज हम इस वीडियो में इसी बात को जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों कि इंडिया में रेप केस इतने क्यों बढ़ रहे हैं और क्या सॉल्यूशन हो सकता है इन्हें कंट्रोल करने का। क्रिमिनल स्पेशलिस्ट बताते हैं कि जब तक हम रेपिस्ट की साइकोलॉजी को नहीं समझ सकते तब तक हम रेप को नहीं समझ सकते, और जब तक हम रेप को नहीं समझ सकते तब तक हम इसका सॉल्यूशन भी नहीं दे सकते, इसे कंट्रोल भी नहीं कर सकते। क्योंकि इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में एक रेप के बाद हमारा पूरा ध्यान विक्टिम पर चला जाता है, उस रेपिस्ट के बारे में तो कोई बात ही नहीं करता। इसी का पता लगाने के लिए मधुमिता पांडे ने एक रिसर्च की। उन्होंने तिहाड़ जेल में 122 रेपिस्ट का इंटरव्यू लिया। मधुमिता पांडे ने बताया कि हर भयानक रेप के बाद हम रेपिस्ट को बोलते हैं कि वो राक्षस थे या दरिंदे थे, क्योंकि ऐसा काम एक मनुष्य तो कर ही नहीं सकता। मधुमिता ने रिपोर्ट में कहा कि जब उन्हें रेपिस्ट का इंटरव्यू लिया तो वो एक आम आदमी की तरह बात कर रहे थे, जैसे कि उन्होंने कुछ गलत किया ही नहीं। पांडे ने कहा कि इसी बातचीत के दौरान कई बार तो उन्हें रेपिस्ट पर दया आने लगी, वो इतने इनोसेंट होकर बात कर रहे थे। कई रिसर्चर्स कहते हैं कि ज्यादातर रेपिस्ट बिल्कुल भी पछतावा नहीं करते और वो थोड़ा भी नहीं मानते कि उन्होंने कुछ गलत किया है। मधुमिता कहती है कि रेपिस्ट ये मानने को ही तैयार नहीं है कि उन्होंने जो किया है वो रेप है, वो इसे गलत समझते ही नहीं। कुछ रेपिस्ट तो इसका दोष विक्टिम पर ही डालते हैं। पांडे को इंटरव्यू के दौरान एक 49 ईयर्स ओल्ड मैन जिसने एक 5 साल की बच्ची का रेप किया था, उसने बताया कि वो 5 साल की बच्ची उसे भड़का रही थी, उसका खराब चरित्र था, इसलिए उसे सबक सिखाना जरूरी था। इसे इस बात का बिल्कुल अफसोस नहीं था कि इसने कुछ गलत किया है। इसी तरह दोस्तों हम रेप के 3 रीजन्स को देख सकते हैं। सबसे पहला बायोलॉजिकल रीजन, दूसरा सोशल रीजन और तीसरा लॉ एंड जुडिशरी ट्रायल्स। सबसे पहले हम बायोलॉजिकल रीजन को देखें तो इसमें 4 कैटेगरी होती है रेपिस्ट के, जिनमें सबसे पहली है अपॉर्चुनिटिक रेपिस्ट। ऐसे रेपिस्ट जिनको सडनली मौका मिल जाता है ऐसा करने का। कोई लड़की अकेली है और सडनली उनको मौका मिल गया, अचानक उन्होंने इस वारदात को अंजाम दे दिया, उन्हें अपॉर्चुनिटिक रेपिस्ट कहते हैं। और उस टाइम पर उनको बिल्कुल समझ नहीं आता, उनको बिल्कुल पता नहीं होता, या फिर वो बिल्कुल नहीं समझते कि उन्होंने कुछ गलत किया है, जैसा कि मधुमिता पांडे ने अपनी रिपोर्ट में बताया। दूसरी कैटेगरी में आते हैं दोस्तों स्पेशलाइज्ड रेपिस्ट। ये ऐसे लोग होते हैं जिन्हें सेक्सुअल वायलेंस अच्छा लगता है। इन्हें एक लड़की को तकलीफ देना, उसे दर्द देना ठीक लगता है। जैसा कि आपने सुना होगा 2012 के निर्भया मर्डर केस के बारे में, उस लड़की को कितना टॉर्चर किया गया। वो दूसरी कैटेगरी के रेपिस्ट थे। तीसरी कैटेगरी में आते हैं दोस्तों एंगर रेपिस्ट। ये ऐसे रेपिस्ट होते हैं जो अपना गुस्सा निकालने के लिए ऐसी हरकत करते हैं। इनका मोटिव सेक्सुअल प्लेजर को पाना नहीं होता। और चौथे टाइप के लोग होते हैं दोस्तों सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन। ऐसे लोग जो अपने सेक्सुअल प्लेजर्स को पूरा करने के लिए ऐसा करते हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए ऐसा करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि रेप के पीछे बायोलॉजिकल रीजन ही रहता है। अगर ऐसा होता तो हर देश में यह डेटा एक जैसा आता। इसलिए यहाँ दूसरा रीजन आता है सोशल रीजन। हमारा समाज ही ऐसा बन चुका है कि अगर किसी लड़की के साथ कुछ गलत होता है तो हमारा पूरा ध्यान उस लड़की की ओर ही चला जाता है कि जैसे उसने कुछ गलत किया हो। सोसाइटी ये नहीं देखती कि कमी या गलती सोसाइटी के अंदर ही हो सकती है। सोशल रीजन को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा सोसाइटी के 2 फैक्टर्स को, जिसमें से पहला है सस्पिशियस सोसाइटी यानी शक करने वाला समाज।
एक रिसर्च के अकॉर्डिंग इंडिया में 90% स्कूल्स में गर्ल्स और बॉयज की क्लास अलग रहती है, और जहाँ पर ऐसा नहीं है वहाँ पर उनको एक ही क्लास में काफ़ी अलग बिठाया जाता है। और इसका सीधा फर्क पड़ता है एक लड़के की साइकोलॉजी पर। वो एक लड़की से सहज हो ही नहीं पाता बात करने में भी। आपको लग रहा होगा कि ये तो कोई बात नहीं हुई, लेकिन हाँ दोस्तों, इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। एक लड़का जो एक लड़की से सहज नहीं है बात करने में भी, एक लड़का एक लड़की की फीलिंग्स, उसके इमोशंस, उसकी साइकोलॉजी के बारे में कुछ नहीं जानता, और इसी का इम्पेक्ट पड़ता है उसकी गर्ल्स के प्रति थिंकिंग पर। वो कॉलेज भी जाता है तो उसका बिहेवियर गर्ल्स के प्रति कुछ ठीक नहीं रह पाता। उसके लिए एक लड़की एक अजूबा बनकर रह जाती है, जैसे कि वो उससे काफ़ी अलग है। और इसका सबसे बड़ा कारण है हमारी सोसाइटी का सस्पिशियस बिहेवियर, यानी शक करने वाला समाज। एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं बन सकते, ऐसी बकवास कॉन्सेप्ट्स को मानना। और यही कारण है गर्ल्स और बॉयज़ की अंडरस्टैंडिंग मैच नहीं कर पाती, और एक लड़का कभी एक लड़की को समझ नहीं पाता। इसी की वजह से एक ऐसा वक्त आता है जब एक लड़का गलत हरकत कर बैठता है। इसमें उस लड़के की इतनी गलती नहीं जितनी हमारे समाज की है। और ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा दोस्तों, दुनिया के ग्रेटेस्ट फिलोसोफर रजनीश ओशो की बात है। और ये सही भी है दोस्तों। आज एक लड़की किसी लड़के से हंसकर बात भी कर ले तो कुछ घटिया लोग उसमें अपनी घटिया सोच लगा ही देते हैं। ये उनकी मानसिकता है, लेकिन उनको ये नहीं पता, वो ये नहीं समझते कि उनके इस बिहेवियर की वजह से आज कितनी बड़ी प्रॉब्लम हमारे आगे आगे खड़ी हो गई है। सोशल रीजन का ही पॉइंट नंबर 2 है दोस्तों, सेक्स एजुकेशन की कमी। एक रिसर्च टीम जिसने रिसर्च की इंडिया के कई रेड लाइट एरियाज में जाकर और वहां पर काम कर रहे वुमेन से क्वेश्चन पूछा कि क्या सभी लोग आपके पास यहाँ अपने सेक्सुअल प्लेजर्स को पूरा करने आते हैं। और उनमें से अधिकांश महिलाओं ने बताया कुछ लोग ऐसा करने नहीं आते। कुछ लोग उनसे काफ़ी बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं, कोई पीरियड्स के बारे में पूछता है, कोई सेक्स से रिलेटिव बेसिक क्वेश्चंस के बारे में पूछता है जिनके बारे में उनको पता ही होना चाहिए था। और कई बार हमें भी इस बात की हैरानी होती है। तो ये रिसर्च सीधा सीधा इशारा करती है दोस्तों कि आज हमारे देश में सेक्स एजुकेशन की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। और सोशल रीजन का ही पॉइंट नंबर 2 यही है, सेक्स एजुकेशन की कमी। जब तक हम सेक्स एजुकेशन को प्रमोट नहीं कर देते, वो लड़का हो चाहे लड़की हो, उसकी लाइफ सहज होने की जगह और बिगड़ जाएगी। और इसका असर हमें देखने को मिल ही जाता है। बायोलॉजिकल रीजन और सोशल रीजन के बाद तीसरे नंबर पर आता है दोस्तों, लॉ एंड जुडिशरी ट्रायल्स। रेप जैसे संगीन जुर्म की हमारे देश में कड़ी से कड़ी सजा है, लेकिन इसका फायदा क्या है? अगर हम डेटा देखें तो आज लोअर कोर्ट में 32 लाख से ज्यादा केस पेंडिंग है रेप की, और वहीं पर हाई कोर्ट में 3 लाख से ज्यादा, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतनी बड़ी पनिशमेंट देने के बावजूद भी कोई मतलब नहीं है। लोगों को डर ही नहीं है इस बात का, इसीलिए इनमें सुधार करने की जरूरत है। आपने निर्भया मर्डर केस के बारे में तो सुना ही होगा। 16 दिसंबर 2012 को यह वारदात हुई, लेकिन इसके बाद क्या? 20 मार्च 2020 को, यानी 7 साल 3 महीने और 4 दिन बाद उन लोगों को फांसी दी गई। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे देश में लॉ की क्या स्थिति है। इसीलिए ऐसे क्राइम्स को कंट्रोल करने के लिए हमें हमारे लॉ को थोड़ा सुधारना होगा। और ये बेसिक रीजंस थे दोस्तों रेप के, और इनका सॉल्यूशन भी। और एक बात तो पक्की है, बायोलॉजिकली रीजंस को हम ठीक से सुधार नहीं सकते, क्योंकि इस पे हमारा कंट्रोल नहीं है, और रिसर्चर्स ने इस पे ज़्यादा रिसर्च भी नहीं की है। लेकिन सोसाइटी बेस्ड रीजन को हम सुधार सकते हैं, वो हमारे हाथ में है। सोसाइटी में क्या है? हम हैं, हमारा परिवार है, हमारा स्कूल है, और वो 4 लोग हैं जिन 4 लोगों की बात आप हमेशा करते हैं, जिनको कोई फर्क भी नहीं पड़ता आपके लाइफ से। तो सोसाइटी को सुधारना हमारे हाथ में है, हमें कोशिश करनी चाहिए। और इस पूरे वीडियो के अंत में एक बात कहना चाहूँगा कि कुछ रेपिस्ट का एनकाउंटर करना बड़ा आसान है, लेकिन 122 रेपिस्ट का इंटरव्यू लेकर रेप की जड़ को पकड़ना और एक गजब का सॉल्यूशन देना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो मैं सैल्यूट करता हूँ मधुमिता पांडे जैसे लोगों को जो अपनी सोसाइटी के लिए ऐसा करते हैं।